हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल की इस बेहतरीन और अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं केमिस्ट्री का मॉडल पेपर नंबर 15। वैसे वीडियो नंबर 7 होगा, लेकिन आपका जो मॉडल पेपर नंबर है बच्चों कितना है, 15 है। ठीक है, याद रखना वीडियो नंबर 7 है, मॉडल पेपर नंबर 17 है। मैंने कहा था मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, इजी, मॉडरेट, हार्ड, ताकि कैसा भी पेपर आपका आए आप हर तरीके के क्वेश्चंस कर पाओ। आपको पता होगा कि मैं हर क्लास में 25 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। वैसे तो आपके एग्जाम में 24 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं 25 करा रहा हूँ आपके लिए, एक एक्स्ट्रा ही करा रहा हूँ। ये क्लास वो बच्चे भी देख सकते हैं जिनका बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है, वह बच्चे भी देख सकते हैं जिनका पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम है, उनके लिए भी सफिशिएंट है। कुछ एक्स्ट्रा और करने की जरूरत नहीं, इतना बहुत ज्यादा हाईली सफिशिएंट है। और आपको मैं बता दूं, अगर आप टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यानी कि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है बहुत ही नजदीक आ चुका है और आप टेस्ट देना चाहते हैं बहुत सारे, ताकि आप अपने मार्किंग को सुधार कर सके, आपके नंबर सुधार कर सके, तो आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 5 से ज्यादा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, जिसमें से 2 फ्री रहेगा। एक फ्री रहेगा आपको इस वाले बैच से, इस वाले बैच से आपको एक टेस्ट फ्री रहेगा। 20 से ज्यादा हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी आए तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लेना। साथ ही साथ में मैं बता दूं, इस कोर्स ज्वाइन कैसे करना है, इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास है, आपको मॉक टेस्ट लगाने की बहुत ज्यादा नीड है। जितनी ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी आपको। ठीक है, अच्छी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, और ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो आप अपने एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। और 20 से ज्यादा हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर हैं, उनको आप देखो, पढ़ो, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ताकि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए बच्चों। क्या जाए? बहुत ही अच्छा जाए। चलिए, हम ज्यादा आपका टाइम नहीं लेते हो, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है। हम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें और क्या करें, सीख सकें कि आपको एग्जाम में किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से क्या करना है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स शोज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। इनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन शो करता है? तो भैया फ्लोरीन करता है। यह बात बच्चे को पता होगी। फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल का एक ऐसे एलिमेंट है जो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शो करता है। क्या करता है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शो करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द बॉन्ड ऑफ फैक्टर आई फॉर Na2SO4 इन एक्वा सॉल्यूशन। यानी कि बॉन्ड ऑफ फैक्टर क्या होगा Na2SO4 का एक्वा सॉल्यूशन में। क्या? एक्वा सॉल्यूशन में। तो Na2SO4 को क्या, अब देखो बच्चों, बॉन्ड ऑफ फैक्टर को निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो भी आपको ये दिया गया है उसमें पानी डाल दो। एक्वा सॉल्यूशन में बोला गया ना, इसके अंदर पानी डालोगे, यानी कि पानी डालोगे तो क्या करेगा, ये खुद को ब्रेक कर लेगा। क्या ब्रेक कर लेगा? Na+ में प्लस SO4 2- में, SO4 2- में, किसमें ब्रेक करेगा? Na+ में और SO4 2- में कर लेगा। क्या करेगा? SO4+ में, SO4 2- में और Na+ में कर लेगा। अब इसे अगर हम बैलेंस करेंगे, जब हम इसे बैलेंस करेंगे तो यह इस प्रकार से बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस करेंगे ना, अब हमें यही देखना होता है कि अपने डिसॉल्व स्टेट में इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, तो कितने बने हैं? तो ये Na के 2 हो गए और यहाँ पे इसका SO4 का +1 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑफ फैक्टर इस क्वेश्चन में? बॉन्ड ऑफ फैक्टर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? बॉन्ड ऑफ फैक्टर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑफ फैक्टर 3 हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी स्पीसी है जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर है? तो बता दूं, नाइट्रोजन N2, जिसमें 3 बॉन्ड ऑर्डर है। क्या है? 3 बॉन्ड ऑर्डर है बच्चे। क्या है? 3 बॉन्ड ऑर्डर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि ये क्वेश्चन कहता है 1 लीटर विलियन में 9.8 ग्राम H2SO4 हमने मिलाया, तो उसकी मोलरता क्या होगी? अब मोलरिटी का हमने पहले आपको फॉर्मूला बताया था भैया। मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर, ये याद रखना, यह फॉर्मूला बताया था मोलरिटी का, बताया था ना। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल तो दिया नहीं गया है ना। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करते हैं हम? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ऐसा करते हैं। इससे हमें क्या मिल के आता है? इससे मोल निकल के आता है। तो सबसे पहले मोल निकालेंगे। गिवन मास कितना दिया गया है? 9.8 ग्राम दिया गया है बच्चों। कितना दिया गया है? 9.8 ग्राम दिया गया है। अब मॉलिक्यूलर मास कितना है? मॉलिक्यूलर मास इसका 98 होता है।
H2SO4 का जब आप निकालोगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास 98 हो जाएगा बच्चे। कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। और जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 0.1 आएगा, ये है ना, 0.1 आएगा। एंड आप क्या करो, यहाँ पे n की वैल्यू 0.1 डालो। जैसे n की वैल्यू 0.1 डालेंगे और वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम कितना दिया गया है? 1 लीटर दिया गया है, तो 1 लिख देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 0.1 मोलर। 0.1 मोलर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा हो, सही लग रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। एक और जानकारी, बहुत सारे देखो जो कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज है वो तो अलग है, उसमें आपको फ्री मॉक टेस्ट 1 मिल रहा है, बाकी 5 और 4 और मिलेंगे मॉक टेस्ट जो पेड होंगे। आपको मॉडल पेपर्स मिल रहे हैं, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं आपको, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स भी हैं उसमें, नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश के, ठीक है। और बच्चों के कहने पर कि सर एक और टेस्ट करा दो जो एग्जाम जैसा हो, रियल फील दे, तो हमने एक रियल टेस्ट नाम से टेस्ट निकाला है जो कि 19 तारीख को होने वाला है आपका। सेम मुझे लगता है मैंने उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस भरे हैं जिसके आने की जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस की वो बहुत ज्यादा आपके एंट्रेंस एग्जाम में। वह जो रियल टेस्ट है ना बच्चों, उसको देना मत भूलना। और वह रियल टेस्ट आप सभी बच्चों के लिए फ्री हो, चाहे आपने वह कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज ज्वाइन किया है चाहे नहीं किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप वह टेस्ट को दे सकते हैं। कैसे देना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाउ टू गिव रियल टेस्ट नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगा, आप उसे देख लेना, ठीक है। चलो अगले वीडियो पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, वीडियो पे चलते हैं नहीं, सॉरी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है बच्चे। देखो क्वेश्चन कहता है विच ऑर्बिटल हैज द लोएस्ट एनर्जी इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। किस ऑर्बिटल में सबसे कम एनर्जी है, ये पूछा गया है। अब लो एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होता है, एनर्जी वाला लॉ कौन सा है? N+L रूल है ना एनर्जी वाला, यानी कि N+L से हम एनर्जी निकालते हैं और उसी के ऑर्डर हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। अब हमें यही निकालना होगा कि N+L जिसका सबसे कम होगा, N+L जिसका सबसे कम होगा उसके अंदर सबसे लोएस्ट एनर्जी होगी। क्या होगी? उसके अंदर लोएस्ट एनर्जी होगी। लेकिन ध्यान रखना कभी ऐसा हो जाए कि दो ऑप्शंस का N+L की जो वैल्यू है सेम हो जाए, तो जिसका n छोटा होगा उसका क्या होगा, उसका ही ऑर्बिटल का एनर्जी लो होगा। जिसका n कम हो जाएगा उसका ही एनर्जी कम हो जाएगा। ये कब आएगा, कब की बात कर रहा हूं? जब N+L की दो ऑप्शंस में वैल्यू सेम आए। क्या? N+L की दो ऑप्शंस में वैल्यू सेम आ जाए तो जिसका n कम होगा उसकी एनर्जी भी कम होगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होता है। देखो हम चारों ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में n की वैल्यू कितनी दी गई है? n की वैल्यू 2 है। N+L हम लिख लेते हैं, +L यहां लिख लिया। n की वैल्यू 2 दी गई है, प्लस L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू मैं बता दूं, L की वैल्यू तब होती है 0 और जब होता है s ऑर्बिटल। L की वैल्यू होती है 1 जब होता है p ऑर्बिटल, ठीक है। L की वैल्यू होती है 2 जब होता है sp-d ऑर्बिटल। L की वैल्यू होती है 3 जब होता है f ऑर्बिटल। क्या है? f ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब यहाँ पे L की बात की गई है और यहाँ पे s है बच्चे। क्या है? s है। s में 0 होता है, हम यहाँ 0 लिखेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2। एंड बी ऑप्शन पे जाएंगे तो बी ऑप्शन में n की वैल्यू कितनी है? 2 है। L की वैल्यू कितनी है? p है ना, तो p देखो p आएगा 1 पे 1, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी, हुई ना 3। ऑप्शन नंबर सी पर चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी कहता है 3s। तो 3s में n की वैल्यू 3 है और s की वैल्यू कितनी होती है? s में l की वैल्यू कितनी होगी? l की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चौथे ऑप्शन में देखेंगे, चौथा ऑप्शन कहता है 1 + 0 और इसकी वैल्यू आ गई 1। तो आप देख रहे हो N+L की सबसे कम वैल्यू किस में आ रही है? 1 आ रही है। इसमें 3 है, इसमें 3, इसमें 3 है। क्या? इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो जो मैं बता रहा था N+L की वैल्यू सेम हो जाए तब क्या करोगे, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे, ऐसा कुछ बता रहा था ना। मान के चलो कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ना, ऐसा 5p लिखा हुआ, 5s लिखा हुआ है, ठीक है। बस मान के चलो एग्जांपल के तौर पे 5s लिखा हुआ है एंड यहाँ पे 6s लिखा हुआ है, 6s लिखा है। जब आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, चलो मैं इसको भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्या करता हूँ? हाँ, सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो ए का जो क्या ऑप्शन, अगर इस हिसाब से ऑप्शन है, ए की वैल्यू है 5s है और डी वाले का 6s है, तो N+L के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इसका 5 + 0 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बी का ऑप्शन क्या होता है? N+L के हिसाब से बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 + 1 = 3 हो जाएगा। और सी का क्या हो जाएगा?
सी का हो जाएगा 3 + 0 = 3 हो जाएगा। एंड डी की बात करें तो डी में n की वैल्यू कितनी है, 6 है, प्लस 0 है, =6 हो गया। अब देखो, अब इसमें सबसे छोटा कौन है, 3 है, आप देख रहे हो, लेकिन 3 2 बार है। मैंने बोला था जब n + l की जो वैल्यू है वो सेम आ जाए दो ऑप्शंस में, तो क्या करो, जिसका n छोटा उसकी एनर्जी कम, जिसका n छोटा उसकी एनर्जी कम, तो भैया क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो उस केसेस में देखो n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, n + l लिखा था ना, n + l, तो n की वैल्यू 2 है, n + 3 है, तो ऑप्शन नंबर उस केस में बी हो जाता है। क्या हो जाता है, बी हो जाता है, क्योंकि n की वैल्यू छोटी है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, मुझे लगता है आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा होगा। बच्चों देखो, रियल टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलना, फ्री है सभी बच्चों के लिए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे, ठीक है। विच ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो मोस्ट एसिडिक है, भैया CO2 है, ठीक है। इसकी जो मैंने बताया था ना, एम्फोटेरिक, एसिडिक, बेसिक, ये वाला ट्रिक बच्चा कमेंट में जिसको आता हो लिख के चले जाओ, ताकि जो बच्चे हैं वो याद कर लें। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है कमेंट सेक्शन एक बार देख लेना, किसी ने जरूर आंसर दे दिया होगा कि एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से हैं, बेसिक ऑक्साइड्स कौन से हैं, ठीक है, पढ़ लेना, एग्जाम में जरूर आता है। मैं हर पेपर में एक एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जरूर क्वेश्चन देता हूँ, जरूर देता हूँ। एक बच्चा ऐसा जिसने सारे पढ़े हो, ठीक है, या फिर उसे आते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, सब बच्चे उसको लाइक भी करना उसके कमेंट को, ठीक है। और क्या करना, और जिसको नहीं आता है उससे पढ़ लेना, उससे याद कर लेना, जरूर आने के 99% चांस है, हर एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन K2Cr2O7। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बच्चे मैंने क्या बताया था, आप जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 2, इसकी वैल्यू हम लिखेंगे 2। अरे भाई कैसे लिखेंगे 2, देखो चलो अच्छे से करता हूं, तो ये 1 × 2 हो जाएगा। के की वैल्यू यहाँ पे ऑक्सीडेशन +1 होता है, के का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, और दो है, यहाँ पर 2 है, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हमें Cr का निकालना है, तो 2 लिखा, x लिख देंगे क्योंकि हमें इसे निकालना है, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, यहाँ 7 है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, 14 = 0 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 2 + 2x - 14 = 0, -14 = 0, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो वह 12 + 2x = 0 आएगा, एंड आगे जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x = 6 आएगा, x = 6 आएगा, क्या आएगा, x = 6 आएगा। आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। एक तरीका और मैंने बताया था, अगर ऐसे आपका आंसर नहीं निकलता, आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, और वह Cr अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किया है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, खुद के जोड़ना, खुद के बॉन्ड के, ठीक है, वही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.693 मिनट इनवर्स, व्हाट इज द हाफ लाइफ। देखो इस क्वेश्चन में कहा गया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में उसका जो रेट कांस्टेंट है, क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो उसका रेट कांस्टेंट है, यानी कि के दिया गया है आपको, के रेट कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 0.693 है, उस मिनट इनवर्स, ठीक है, ये दिया गया है। अब पूछा गया उसका हाफ लाइफ क्या होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ बच्चे क्या होता है, टी हाफ क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ होता है 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के, यह कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, याद रखना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, के की वैल्यू दी ही गई है, तो 0.693 अपॉन 0. कितना दिया गया, 693, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, रेट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। 1 मिनट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 मिनट आ जाएगी। इसकी हाफ लाइफ वैल्यू की जो हाफ लाइफ वैल्यू होगी उसका आंसर 1 मिनट आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विच कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इनमें से ऐसा कौन है जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो आपको पता होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस एंड ट्रांस होता है, क्या होता है, सिस एंड ट्रांस होता है। जब ग्रुप्स सेम साइड में लगे हों तब सिस बोलते हैं उसको, जब अपोजिट साइड में लगे हों ग्रुप को, अपोजिट साइड में लगे हों तब उसको ट्रांस बोलते हैं। ये चीज पता है ना। और ये कब होता है, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो,
इसकी कंडीशन क्या होती है भाई, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ये तभी तो होगा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, इसका रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो, क्या हो, इसका रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो, इसका रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो, यही कंडीशन है आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। अब इसमें से देखो ब्यूटेन, सबसे पहले ही आपको पता चल गया, ब्यूटेन लिखा है, इसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं है, डबल बॉन्ड है ही नहीं तो ये आंसर ही नहीं हो सकता। प्रोपेन, इसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं है। इथेन, इसमें भी डबल बॉन्ड नहीं है। लेकिन टू ब्यूटीन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें भैया क्या है, टू ब्यूटीन है, डबल बॉन्ड आ रहा है, यही आंसर है। क्या है, यही आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which reagent converts alcohol into aldehyde, which agent react which reagent converts alcohol into aldehyde, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो कि अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो भैया जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वही क्या करते हैं, आपका अल्कोहल को एल्डिहाइड में भी कन्वर्ट करते हैं, वही आपका अल्कोहल को कीटोन में भी कन्वर्ट करते हैं, वही आपका क्या करता है, अल्कोहल को एसिटिक एसिड सॉरी बोल रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट करते हैं। तो इनमें से सबसे पहले यही ढूंढ लो कौन है जो सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर गलत बोल दिया मैंने, ऑक्सीडाइजिंग, हाँ सही तो बोला मैंने, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, गलत नहीं बोला, सॉरी। पता नहीं कभी कभी मैं तेज बोलता हूँ, बहुत जल्दी बोलता हूँ, तो मेरे मुंह से जो निकलता है, और कभी कभी मुझे लगता है मैंने गलत बोल दिया, कभी कभी लगता है मैंने सही बोला। तो भाई अब मैं धीरे पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे आराम आराम से, तो गलती होने के चांसेस कम है। ठीक है, तो देखो अल्कोहल से अगर एल्डिहाइड में जाना है, अल्कोहल से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो इसमें देखो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, आप देखोगे कि यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 है। पीसीसी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है, पीसीसी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ZnHCl एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है, ZnHCl जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो रिएक्शन में पीछे वापस लाएगा, क्या करेगा, पीछे वापस लेके आएगा अगर ZnHCl को लाएंगे। तो भैया KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि अल्कोहल को क्या करेगा, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करेगा, क्या करेगा, अल्कोहल को एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की, अब 99% चांस है मैं गलती नहीं करूंगा क्योंकि मैं प्यार से आराम आराम से बोलूंगा। होता क्या है ना, मैं सोचता हूँ बहुत लंबी लेक्चर ना बने, लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर खत्म हो जाए, आपका टाइम ज्यादा ना जाए। इस चक्कर में क्या होता है, मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, जल्दी जल्दी बोलने में हमारे दिमाग को सोचने में टाइम नहीं मिलता है, हमारे दिमाग को सोचने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो हमारे मुंह में जुबान से जो भी निकल जाता है निकल जाता है। लेकिन अगर हम धीरे धीरे प्यार से और आराम से बोलेंगे तो हमें हमारे दिमाग को समय मिलता है, हम आगे क्या बोले, क्या सोचें, सोचने के बाद हमारा दिमाग बोलता है। लेकिन जो लोग तेज बोलते हैं मेरी तरह, उनके दिमाग को टाइम नहीं मिलता है सोचने के लिए, तो मुंह से कुछ भी निकल जाता है, उसके लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथाइन, यानी कि कार्बन में इथाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कार्बन में इथाइन का क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, कार्बन में इथाइन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले मैंने कल आपको बताया था, कल वाले लेक्चर में, कि आपको हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है। मैं एक बार फिर से बना रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है, इस चीज को ध्यान से सीख लेना, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है बहुत ज्यादा। सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, दो चीजें सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे हम स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्या है, स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, और उस स्टेरिक नंबर में की जो वैल्यू आएगी उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे जानेंगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। बहुत सिंपल है, अगर आप लॉन्ग प्रोसीजर की तरफ जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप ये शॉर्ट ट्रिक जो है जिसे स्टेरिक नंबर बोल रहे हैं उसके थ्रू जाओगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाओगे। क्या कर पाओगे, बहुत ही आसान तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाओगे। मैं आपको यहाँ पर एक अभी दूसरा वाला बोर्ड ले रहा हूँ जहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बढ़िया से सिखा देता हूँ, जहाँ पर मैं अच्छे से लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या ना, अच्छे से लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं दूसरा वाला बोर्ड का स्क्रीन जो होता है ना उसको ले रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो देखो तब तक मैं बोलता भी रहता हूँ थोड़ा थोड़ा, जाके आपको ऐसा बोरिंग सा ना लगे। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना बच्चों, वो स्टेरिक नंबर से निकालते हैं। और स्टेरिक नंबर पता है कैसे निकालते हैं, स्टेरिक नंबर निकालने के लिए, ये क्या हो रहा है यार, नहीं हो रहा, लगता है किस्मत ही खराब है मेरी।
अब खुल गया। ठीक है, स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं? स्टेरिक नंबर निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, क्या नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट करने होते हैं। क्या करने होते हैं आपको? स्टेरिक नंबर निकालने के लिए बच्चों आपको नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, स्टेरिक मैं लिख रहा हूं आराम से, स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड काउंट करना होगा। ठीक है, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड प्लस यहां पे लोन पेयर, क्या लोन पेयर। याद रखना डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को हम नहीं काउंट करते हैं बच्चे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को नहीं काउंट करते हैं। तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर जब हम निकालेंगे तो भैया सिंगल बॉन्ड, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड प्लस लोन पेयर हम कर देंगे। क्या करेंगे? लोन पेयर कर देंगे। अगर इस स्टेरिक नंबर की वैल्यू, स्टेरिक नंबर की वैल्यू कुछ भी आती है, क्या कुछ भी आती है, अगर स्टेरिक नंबर, याद रखना अगर स्टेरिक नंबर की जो वैल्यू है वह क्या आती है? 2 आती है। क्या आती है? 2 आती है। तो इसका स्टेरिक हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा। और याद रखना क्या करना, कभी भी आपको सोचो कि कोई भी एटम होगा, कोई भी मॉलिक्यूल होगा, उसमें सिर्फ एक बॉन्ड हो ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता कार्बन बस ऐसा लगा हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पर मिनिमम 2 एटम तो होने चाहिए ना बॉन्ड बनाने के लिए। वैसे कि ये गलत है, वैसे गलत है, जो मैंने कंपाउंड बनाया है मिनिमम 2 तो होने चाहिए, और 2 होंगे तो मिनिमम एक बॉन्ड उसके अंदर प्रेजेंट होगा ही होगा। क्या होगा? एक नहीं, एक होगा। तो एक यहाँ पे स्टेरिक नंबर होता ही नहीं। सबसे पहले याद रखो स्टेरिक नंबर 1 नहीं आएगा बच्चों। क्या स्टेरिक नंबर 1 नहीं आएगा, हमेशा स्टेरिक नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टेरिक नंबर अगर 3 आता है तो sp2 होता है। क्या होता है बच्चे? sp2 होता है। अगर स्टेरिक नंबर 3 के बाद स्टेरिक नंबर 4 आता है तो sp3 आता है। क्या आता है? sp3 आता है। स्टेरिक नंबर अगर 5 आता है तो sp3 एंड d आता है। अरे ये क्या हुआ? फिर से गड़बड़। चला अपनी ही किस्मत खराब है यार, बोर्ड ही हैंग कर जाता पढ़ाते टाइम। sp3d होता है। क्या होता है? याद कर लो, sp3d होता है। ठीक है, अगर स्टेरिक नंबर की वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाता है, sp3d2 होता है, sp3d2 होता है। ये 2 लिखा है, 0 की तरह लिख रहा है। ठीक है, ये स्टेरिक नंबर याद कर लो। अगर स्टेरिक नंबर की वैल्यू अगर 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, तो यह हाइब्रिडेशन होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम अपना वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, और इसी में देखेंगे, क्या करेंगे, इसी में देखेंगे कि भैया आपका क्या आंसर होगा इसी क्वेश्चन का। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 8वां या 9वां ऐसा कुछ था ना, ये ऊपर चला आया था, सॉरी उसके लिए, कहाँ गया? हाँ ये रहा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या है, इथाइन लिखा है, मैथ एथ इथाइन ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड है, एक यहाँ से हाइड्रोजन और एक यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो एक कार्बन पर निकालना है तो सेम है, सिमेट्रिकल है, तो किसी पर भी निकाल लो। क्या? किसी भी कार्बन पर निकाल लो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। चलो हम इस कार्बन पर निकालते हैं, किसी पर भी निकालो सेम ही आएगा बच्चा। इस कार्बन पर निकालेंगे तो स्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड कितना है? एक सिंगल बॉन्ड ये रहा, एक सिंगल बॉन्ड ये रहा, तो 2 सिंगल बॉन्ड हो गया, 0 लोन पेयर हो गया। स्टेरिक नंबर की वैल्यू 2 आई, तो स्टेरिक नंबर की अगर वैल्यू 2 आती है तो क्या होता है? sp होता है। क्या होता है? sp टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है? sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आयनिक इक्विलिब्रियम से है बच्चों। किससे है? आयनिक इक्विलिब्रियम से। ऐसा क्वेश्चन एक मैं सॉल्व पहले भी करा चुका हूं, और ऐसे क्वेश्चन के आने की जो चांस है बहुत ज्यादा, और ऐसा क्वेश्चन आया तो बच्चे छोड़ देंगे पक्का, ये मेरी गारंटी, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम लोगों को बहुत हार्ड लगता है, मुझे भी लगता था यार, बट ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत ही ईजी है। तो पीएच की जो फॉर्मूला होता है, पीएच निकालने के लिए क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस, यही तो होता है ना। पिछले वाले क्लास में भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन था, बस वैल्यू अलग थी। माइनस लॉग ऑफ H प्लस होता है पीएच निकालने के लिए। ठीक है, अब देखो बस यही है कि पीएच निकालने के लिए ना आपको पीएच लॉग की कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए, कुछ लॉग के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। ठीक है, जिस बच्चे को लॉग की फॉर्मूला याद ना हो, लॉग की पीएच वैल्यूज याद ना हो,
उसे समझ में नहीं आ रहा हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे एक बार डीएम कर देना, मैं आपको इसका फॉर्मूले की जो लिस्ट है वो भेज दूंगा और टेलीग्राम पर भी आज भेज दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे कर दो, वहां पर भी भेज दूंगा और टेलीग्राम पे भी आज इसका फॉर्मूला और इसके जो क्या है 2-3 फॉर्मूला और जो log 1 log 2 log 3 की जो वैल्यू है उसको भेज दूंगा। वैसे आपके एग्जाम में तो आएगा नहीं, एकदम बेसिक आएगा, तो जितना आपके काम का सिर्फ उतना ही भेजूंगा, उससे ज्यादा नहीं भेजूंगा, ठीक है। पीएच माइनस लॉग ऑफ एच प्लस है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस लॉग एच प्लस की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई, 0.01 दिया गया है, 0.01 दिया गया है। अब ध्यान से देखना बच्चे, इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ 1/100, ये एक ही बात तो लिखी है ना, एक ही बात तो लिखी है ना। और हम इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। एक याद रखना लॉग का फंक्शन है, लॉग क्या, n की पावर x अगर हो, n की पावर x अगर हो अगर लॉग में, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। ये कौन सा हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यही वाला कर रहे हैं। तो इसका जो क्या हो जाएगा, इसको हम यहां लाते हैं, n log x हो जाता है, n log x हो जाता, सॉरी यार फिर मैंने वैल्यू गड़बड़ कर दी, ठीक है। तो x log n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x log n हो जाएगा, यानी कि आपका जो x पावर का है उठ करके आगे आ जाएगा, जिस प्रकार से डिफरेंशिएशन में होता है। तो यहीं पर यही होगा, -2 उठ करके बाहर आ जाएगा, तो -2, ठीक है, फिर माइनस लॉग, ठीक है, फिर यहाँ 10 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस, देखो अब देखो ध्यान से देखना, -2 माइनस, अब log 10 की जो वैल्यू होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है बच्चे, क्या होती है, माइनस, ठीक है, माइनस लगाएंगे और log 10 की वैल्यू 1 हो गई, और ये हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, तो पीएच आपका आ जाएगा 3 बच्चे, क्या आ जाएगा 3। और याद रखना पीएच कभी भी सेव, और ये भी पूछ सकता है पीएच तो 3 आया लेकिन इसका ये कैसा होगा, तो ये एसिडिक होगा, क्योंकि पीएच इसका 7 से कम है, तो ये एसिडिक नेचर का होगा। कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा लॉग वाला। अगर देखो सच बताऊं, अगर ये लॉग वाला समझ में आया ना, तो एक सच में सच बता रहा हूं, जितने बच्चों ने भी ये वीडियो देखा है, चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना, लेकिन क्या करना, एक बार जरूर बता देना भैया लॉग वाला समझ में आ गया, और नहीं आया तो भी बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वाला जो पेपर है मॉडल पेपर, उसमें लॉग का फिर से और अच्छी तरीके से आपको समझाऊं, फिर से और अच्छी तरीके से समझाऊं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में देखे जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती, इवन नीट में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो आपका एग्जाम की तो भाई औकात ही नहीं की उससे ज्यादा कुछ पूछ ले, नीट से ज्यादा पूछ ही नहीं सकता। और भाई ये बहुत बेसिक है, नीट का एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन है, ऐसा भी पूछा जाता है, क्या है, ऐसा भी पूछा जाता है नीट में, नीट का बेसिक है एकदम, ये मत सोचना नीट का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो भैया आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इनकी यूनिट याद होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इनकी यूनिट याद होनी चाहिए। जीरो ऑर्डर की जो यूनिट होती है वो होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, क्या होती है, मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर की जो यूनिट होती है वो सेकंड इनवर्स होती है, एंड सेकंड ऑर्डर की क्या होती है, मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। यह इनकी यूनिट्स होती हैं, जिन्हें देख करके आप पहचान सकते हो कि कौन सा यहाँ पे जो ऑर्डर दिया गया है वो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, वह इस चीज को आप देख करके पहचान सकते हो। याद रखना, क्या करना, पहचान सकते हो, याद रखना, यह वैल्यूज को याद कर लेना। मैंने बोला LTR बनाने को बोला था ना बायो की क्लास में, कि लास्ट टाइम रिविजन, उसमें ये चीज को काउंट कर लो, लॉग वाली वैल्यूज को काउंट कर लो, लॉग की ज्यादा वैल्यूज मत याद करो, 0 1 2 3 और लॉग 10 की वैल्यू याद कर लो बस, ठीक है। और फॉर्मूले तो मैं आपको दे ही दूंगा कि कौन से आपको याद करने हैं। अगला क्वेश्चन, विच ग्रुप 17 एलिमेंट शो मेटेलिक कैरेक्टर, यानी कि जो 17वां ग्रुप है उसका कौन सा एलिमेंट है जो कि मेटल की तरह मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है, क्या करता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी को शो करता है। तो एस्टाटीन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मेटेलिक प्रॉपर्टी को शो करता है ग्रुप नंबर 17 में, किसमें, ग्रुप नंबर 17 में। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें एंथैल्पी की वैल्यू जो है,
इंटरनल एनर्जी के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? इंटरनल एनर्जी के बराबर आएगा। तो भैया कब? देखो अगर हम डेल्टा एच लिखते हैं हमेशा, क्या डेल्टा एच लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यही लिखते हैं ना, एंथैल्पी। एंथैल्पी यही लिखते हैं ना। और ये क्या होता है? ये होता है वर्क डन। वर्क डन। और वर्क डन इसमें कब जीरो होगा? इसमें कब जीरो होगा बच्चे? जब हम इसको क्या करेंगे, इस वैल्यू को अगर हम जीरो करते हैं, क्या करते हैं, इस वर्क डन को जीरो कर देंगे, क्या करेंगे, इस वर्क डन को जीरो कर देंगे, तो भाई डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर आ जाएगा। क्या आएगा? डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर आ। तो ये कब होगा? जब आपका कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे। क्या लेंगे? कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे। भाई ये वर्क डन, इसको हम ऐसे पी डेल्टा बी भी तो लिखते हैं ना। और जब कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे, क्या लेंगे? कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे, तब इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू हो जाता है। कब? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वैल्यू में क्या हो जाता है? वर्क डन जीरो होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वैसे ऐसे क्वेश्चन से आने के चांसेस कम है, जैसे मैंने बताया ये आपका थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड था ना, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल इज गिवन बाय। यह बहुत ही आसान, निहायत ही आसान क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ ना 25 में से एक क्वेश्चन हमेशा आपको होमवर्क में देता हूँ करने के लिए। ये वही क्वेश्चन है जिसको आपको होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, और कमेंट में बताना है क्वेश्चन नंबर 16 आंसर इज, और पूरा लिखना है, डी मत लिख देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आंसर इज पूरा लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि निम्न में से न्यूक्लियोफाइल की पहचान करें। इनमें से ऐसा कौन है जो न्यूक्लियोफाइल है? अब मैंने कल वाले लेक्चर में ही बताया था कि न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो न्यूक्लियस को लव करता है, न्यूक्लियस को प्यार करता है। क्या करता है? न्यूक्लियस को प्यार करता है। और ये भी बताया था कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। क्या होगा? सॉरी, न्यूक्लियो, फिर से मेरे दिमाग को सोचने का टाइम नहीं मिला। न्यूक्लियोफाइल PHILE, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा। ठीक है, अब इसमें से आप देख लो कौन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। कैसे? अब BF3 में आप देखोगे तो इसके पास ब्लैंक ऑर्बिटल्स हैं, खाली ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे H+ देखोगे तो भैया ये तो बेकार है, किसी काम का नहीं। H+ एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, वो भी इसने दान कर दिया, वो भी इसने दान कर दिया है। ठीक है, क्या है? दान कर दिया गया है। AlCl3 की बात करें तो कर सकते हैं, लेकिन आंसर में आपका NH3 आएगा, क्योंकि NH3 के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है जो कि वह किसी को डोनेट कर सकता है। और NH3 में एक लोन पेयर है, लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा बच्चे? वह किसी को डोनेट कर सकता है। तो वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। क्या है? विच हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। भैया तो अल्कोहल जो होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाईएस्ट होता है। देखो ऐसे अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोकार्बन, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कोई भी आ जाए, फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आपका RX आ जाएगा। ठीक है, RX यानी कि जो RX यहाँ पे आप रख लेना उनका। उसके बाद क्या आएगा? ROH आता है। ROH के बाद क्या आता है? ROH के बाद RCHO आता है। RCHO के बाद समथिंग आगे ऐसे बढ़ाते चले जाओ। ये इनका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ CH3C डबल बॉन्ड CH3CH डबल बॉन्ड CHO, इस कंपाउंड का आपको क्या लिखना है? IUPAC नेम लिखना है बच्चे। क्या लिखना है? IUPAC नेम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे अच्छे से तो देखो सबसे पहले तो भाई देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? तो काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हम उस साइड से काउंटिंग करते हैं जहां से आपको क्या मिलता है? जो आपका जो ये है ग्रुप है वो सबसे पास पड़ता है। क्या पड़ता है? सबसे पास पड़ता है। तो भैया ग्रुप यहां से पास पड़ रहा है 1 2 3 4। तो हम क्या लिखेंगे? मैथ एज प्रो ब्यूट, ब्यूट 2 इन 1 अल, ब्यूट 2 इन अल,
ब्यूटूइनल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और आपको इतनी बेसिक सी क्या क्या कहते हैं आईयूपीएसी नेमिंग आनी चाहिए, और आईयूपीएसी की नेमिंग के क्वेश्चन आते रहते हैं, एग्जाम में देखे जाते रहते हैं। और आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज कलर्ड इन एक्वा सॉल्यूशन, और यह क्वेश्चन भी मैं आपको पहले करा चुका हूं। इनमें से कौन सा कंपाउंड क्या है, फॉलोइंग एलिमेंट है जो कि एक्वा सॉल्यूशन में कलर शो करता है? कौन करता है? Cu+ करता है। क्या करता है? Cu+ कलर शो करता है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इंक्रीजेस विथ, यानी कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है वह किस चीज के साथ बढ़ती है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन वॉल्यूम, यानी कि गैस की विलेयता किसके साथ बढ़ती है? क्वेश्चन नंबर 21। तो क्या होता है? इंक्रीज इन प्रेशर, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे आपकी सॉल्युबिलिटी किसी भी गैस की बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे किसी भी गैस की उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन कहता है विच इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि सेंद्रीय यौगिकों में नाइट्रोजन की मापन का क्या उपयोग होता है? तो भाई ये जो खेजीडल मेथड है यही होता है इसका आंसर। ये आपके काम का नहीं है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। एग्जाम में आने के इसके चांसेस लो हैं बहुत। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4, यानी कि KMnO4 में इसका Mn का क्या ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा? तो K का आपको क्या होता है? 1 होता है। Mn का निकालना x लिखेंगे, -8 लिखेंगे, इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। 1 प्लस ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 प्लस x इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू हो जाएगा -7 नहीं, ये -7 यहाँ है और यह +7 आएगा। क्या आएगा? +7 आ जाएगा। माइनस प्लस का खेला आपके साथ ना हो, याद रखना, कैलकुलेशन सही से करना, इजी सोच करके लल्लू पुल्लू मत समझना उसको, कैलकुलेशन सही से करना। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमर, इनमें से कौन सा है जो इसका आइसोमर नहीं है? यह क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना है। 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क में जो आपको करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25वां है। ये कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, क्या है? डेल्टा जी की आपको वैल्यू निकालनी है। अगर क्या है, इफ जो इंथैल्पी की वैल्यू है वो 0 है, एंथैल्पी की वैल्यू 0 है और इंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव है। क्या है? इंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव है। और एट ऑल टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर दिया है तो टेम्परेचर 0 से हमेशा ही बड़ा होगा। टेम्परेचर हमेशा 0 से बड़ा है तो उसी को तो बोलेंगे ऑल टेम्परेचर, एट ऑल टेम्परेचर। इसका मतलब यही तो हुआ ना बच्चे, क्या हुआ? यही तो हुआ। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। क्या होता है? टी डेल्टा एस होता है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, डेल्टा एच को हम 0 रखेंगे। क्या करेंगे? डेल्टा एच को 0 रखेंगे जब हम, तो डेल्टा एच को अगर हम 0 रखेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर? माइनस टी डेल्टा एस बचेगा। क्या बचेगा? माइनस टी डेल्टा एस बचेगा। ये इसको 0 कर देंगे तो अब टी इन्होंने रखा है कि भाई टी होना चाहिए, और एस क्या है? एस को निगेटिव बोल दिया है। क्या बोला है? एस निगेटिव है बच्चे। क्या है? एस निगेटिव है। क्या है? एस निगेटिव है। क्या है? एस निगेटिव है। ठीक है, तो देखेंगे एस निगेटिव है तो भाई एस की वैल्यू इन्होंने पॉजिटिव दी है। यहाँ पे वही मैं कहूँ एस की वैल्यू पॉजिटिव दी गई है। एस की वैल्यू पॉजिटिव में अगर हम रखेंगे तो डेल्टा की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी? निगेटिव में आ रही है। अब देखो यहाँ पे एक निगेटिव का सिंबल लगा हुआ, अब ध्यान से देखो यहाँ पर एक निगेटिव का सिंबल लगा। वही मैं कहूँ थोड़ी देर पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, पॉजिटिव आंसर आ रहा था, अभी निगेटिव कैसे आने लगा यार? थोड़ी देर में कैसे इसका मिजाज बदल रहा है ना? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। तो आज के यह 25 क्वेश्चन रहे, इसमें से आपको 25 में से 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिए। टाइम ज्यादा लगता है भाई उसको सॉल्व करने में, सबको बना करके दिखाना पड़ता है, इसलिए मैंने होमवर्क में दे डाला। तो आपको 25 क्वेश्चन दिए, सॉल्व कर लेना, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन, अगर आपको ये कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज ज्वाइन करना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा कैसे ज्वाइन करना है, वीडियो देख लेना। सब कुछ बढ़िया है भाई, सब कुछ बढ़िया है, आप बस पढ़ाई करते रहो, बहुत ही कम दिन बचे हैं, टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, एग्जाम को फ्री माइंड से दो, ठीक है। बाकी आप ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत परेशानी आए, मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर लिया करो, और व्हाट्सएप पे जो अपना नंबर शेयर ना करना चाहे मुझसे, ठीक है। बाकी कि आप देख ही सकते हो जो पिछले साल बच्चे हमारे गाइडेंस में थे उनका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ था, इस बार आपका भी होगा। आप घबराए नहीं, परेशान नहीं हो, क्या हो? परेशान नहीं हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मॉडल पेपर नंबर जो भी होगा अगला, ये 7वां था आई थिंक, ठीक है, 7वां था, 8वें पे आएंगे एक इससे भी अच्छा मॉडल पेपर लेकर के। चलो, और याद रखना
रियल टेस्ट देना बिल्कुल भी मत भूलना। क्या करना? रियल टेस्ट देना बिल्कुल भी मत भूलना।